चलिए, तो हम लोग किडनी पढ़ रहे थे ना। आए, चलिए, किडनी में फिगर आपने देखा था। अब उसी में हम लोग पॉइंटर के रूप में लिखेंगे। आए, पॉइंटर के रूप में लिखेंगे लिखेंगे देखिए, किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है। किडनी क्या है बाबू? मुख्य उत्सर्जी अंग है। मुख्य उत्सर्जी, किडनी मुख्य उत्सर्जी क्या है? अंग है। अंग है जो रक्त को छानती है। जो रक्त को क्या करती है? छानती है। किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है जो रक्त को छानती है। क्या करती है? छानती। ठीक है, किडनी मुख्य उत्सर्जी अंग है जो किडनी को छानती है। ठीक है, किडनी का भार, किडनी का भार 140 ग्राम से 150 ग्राम होता है। 140 से 150 ग्राम होता है। ठीक है, यानी किडनी क्या है भैया? मुख्य उत्सर्जी अंग है। यह ब्लड को क्या करने का काम करती है? छानने का काम करती है। ब्लड को शुद्ध करने का काम नहीं, छानने का काम करती है। और इसका वजन कैसा होता है? 140 ग्राम से लेकर 100। और इसका जो शेप होता है सेम के बीच की तरह होता है। कैसा होता है? सेम के बीच की तरह होता है। इसका आकार कैसा होता है? सेम के बीच की तरह होता है। लिखिएगा, किडनी बाहर से पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। किडनी बाहर से पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरी होती है। देखिए, ये जो झिल्ली है ना, ये वाली, इसी को बोलते हैं क्या? पेरिटोनियम नामक झिल्ली। पेरिटोनियम, पेरिटोनियम नामक क्या? झिल्ली से घिरी होती है। किडनी बाहर से पेरिटोनियम नामक झिल्ली से क्या होती है? घिरी होती है। फिगर नहीं बनाया आप लोग? नामक झिल्ली से क्या है? घिरी है। देखिए, किडनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं। किडनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें नेफ्रॉन कहते हैं। किडनी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन कहते हैं। नेफ्रॉन को फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। नेफ्रॉन को, नेफ्रॉन को क्या बोलते हैं भैया? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहते हैं किसको? नेफ्रॉन को। यानी किडनी पर छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें क्या बोलते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। और नेफ्रॉन को क्या कहा जाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी कहा जाता है। ठीक है, देखिए, किडनी खराब हो जाने पर किडनी खराब हो जाने पर किडनी खराब हो जाने पर रक्त का शोधन, रक्त का शोधन, शोधन, अपोहन,
क्या भैया, अपोहन ब्रैकेट में लिखेंगे डायलिसिस, ठीक है। अपोहन ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, डायलिसिस। अपोहन क्रिया द्वारा किया होता है। किडनी जब खराब हो जाएगी तो ब्लड का शोधन किस प्रक्रिया से करते हैं, डायलिसिस प्रक्रिया से करते हैं, ठीक है। हो गया। हेडिंग बनाएंगे नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना हेडिंग बनाएंगे। नेफ्रॉन की संरचना, नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। ठीक है, बनाइएगा फिगर। नेफ्रॉन की संरचना, ठीक है। ये वाला जो भाग है, इस वाले भाग को ग्लोमेरुलस कहते हैं। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, रूलस, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ग्लोमेरुलस कहते हैं, ठीक है। इसके जस्ट पीछे यहां पर, यहां पर, यहां पर कौन होता है, बोमेन संपुट, बोमेन, बोमेन संपुट होता है, बोमेन संपुट होता है, बोमेन कैप्सूल इसको बोलते हैं संपुट। और ये पूरा क्या कहलाता है भाई, नेफ्रॉन कहलाता है। ये पूरा क्या कहलाता है, इस पूरे को आप किस नाम से जानते हैं, नेफ्रॉन के नाम से जानते हैं। और नेफ्रॉन क्या होता है भाई, फंक्शनल यूनिट ऑफ, हाँ, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं इसे, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं। फंक्शनल यूनिट आप क्या बोलते हैं, किडनी बोलते हैं, ठीक है। फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी मतलब जो किडनी होती है, आप ऐसे देख सकते हैं, जैसे मान लीजिए कि ये किडनी है, ठीक है। ठीक है, जैसे मान लीजिए किडनी है, तो किडनी पर आपको प्यालीनुमा संरचना देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है, प्यालीनुमा संरचना। तो जो प्यालीनुमा संरचना है वो क्या है, नेफ्रॉन है। और नेफ्रॉन का जो ऊपर वाला भाग है, नेफ्रॉन, इसमें देखिए ऐसे लगे होते हैं बहुत सारे। तो जो ऊपर वाला भाग होता है उसे क्या बोलते हैं, ग्लोमेरुलस। इसके जस्ट पीछे वाला भाग क्या कहलाता है, बोमेन संपुट। और ये पूरा भाग क्या कहलाता है, नेफ्रॉन। मतलब ये नेफ्रॉन का क्या है, और नेफ्रॉन को आप क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी बोलते हैं, ठीक है। लिखिएगा।
हो गया। अरे भाई आप लोग कितना लेट करते हैं। निस्यंदन, चलिए हट गए। हाँ निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। हाँ निस्यंदन, फिल्ट्रेशन। हो गया। निस्यंदन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आ फिल्ट्रेशन बोलेंगे। फिल्ट्रेशन, फिल्ट्रेशन बोलेंगे। निस्यंदन बोले तो फिल्ट्रेशन। हो गया। चलिए, अभी आपको समझ में तो नहीं आ रहा होगा, आ रहा है? अभी ये बीच से स्टार्ट हुआ है ना। बोले, देखिए निस्यंदन बोले तो फिल्ट्रेशन। क्या होता है कि किडनी में जब ब्लड आता है ना, तो ये ब्लड कहाँ जाता है? नेफ्रॉन के पास जाता है। और नेफ्रॉन के पास सबसे पहले कहाँ जाता है? ग्लोमेरुलस के पास जाता है। ग्लोमेरुलस क्या करता है कि ब्लड के अंदर ब्लड को छानने का काम करता है। और जब ब्लड को छानता है ना, तो छानने के साथ साथ जो अच्छे पदार्थ होते हैं उनको भी छान देता है। क्या करता है? उसको भी छान देता है। जब उनको छान देता है, तो जब वही पदार्थ वो कहाँ जाते हैं? अंदर जाते हैं। तो बोमेन संपुट क्या करता है कि उन अच्छे पदार्थों को वापस फिर से लौटा देता है, कहाँ? ब्लड में। और खराब पदार्थ को क्या करता है? अपने अंदर ले लेता है, और फिर इसके माध्यम से कहाँ लेकर चला आता है? उरेथ्रा के माध्यम से मूत्रनाल में या मूत्राशय में ला देता है, और फिर यहीं से बाहर कर दिया। समझ में आ रही बात? कुछ लिखिए, समझ में आएगा, लिखिएगा। लिखिए, ग्लोमेरुलस में निस्यंदन की क्रिया होती है, छानने की क्रिया होती है। ग्लोमेरुलस में निस्यंदन की क्रिया होती है। ग्लोमेरुलस में किसकी क्रिया होती है? निस्यंदन की क्रिया होती है, जिसमें अच्छे पदार्थ भी छन जाते हैं। जिसमें अच्छे पदार्थ भी क्या होते हैं? छन जाते हैं। जिसमें अच्छे पदार्थ भी क्या होते हैं? छन जाते हैं। अच्छे पदार्थ भी छन जाते हैं। हो गया। तब बोमेन संपुट अच्छे पदार्थों को ब्लड में फिर से भेज देता है। तब बोमेन संपुट अच्छे पदार्थों को रक्त में पुनः वापस कर देता है। बोमेन संपुट अच्छे पदार्थ को रुधिर में पुनः क्या कर देता है? वापस कर देता है। और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्रनाल के माध्यम से मूत्राशय में चला जाता है। मूत्रनाल के माध्यम से मूत्राशय में चला जाता है। मूत्राशय में चला जाता है। हाँ, और अपशिष्ट पदार्थों को मूत्रनाल के माध्यम से मूत्राशय में अपशिष्ट पदार्थ मूत्रनाल के माध्यम से मूत्राशय में चला जाता है। हो गया? नहीं समझ में आई बात? तेज तो लिखते नहीं है। देखिए, जो ग्लोमेरुलस है ना, ये क्या करता है? ब्लड में जो अशुद्धियां होती हैं, अशुद्धियों को छानने का काम करता है। तो अशुद्धियों को तो छानता ही है, अच्छे पदार्थों को भी क्या कर देता है? छान देता है। फिर ये ब्लड कहाँ पर जाता है? यहाँ पर आता है।
तो बोमेन संपुट क्या करता है कि जो अच्छे पदार्थ हैं उनको ब्लड में भेज देता है और खराब पदार्थों को अपने अंदर लेकर इसे कहाँ भेज देता है, मूत्रनाल में, और मूत्रनाल के माध्यम से कहाँ चलाता है, मूत्राशय में, और फिर इसे बाहर कर दिया जाए। समझ में आ रही बात? लिखिएगा, लिखिएगा। उच्च दाब पर रक्त छानने की क्रिया, उच्च दाब पर रक्त छानने की क्रिया अल्ट्राफिल्ट्रेशन कहलाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। उच्च दाब पर रक्त छानने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन क्या कहलाती है बाबू, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कहलाती है। ठीक है, लिखिएगा नोट, नोट लिखेंगे। नोट लिखेंगे, नोट। नोट में अमीबा पैरामीशियम स्पंज हाइड्रा, अमीबा क्या भाई, अमीबा पैरामीशियम स्पंज, पैरामीशियम स्पंज, ठीक है, अमीबा पैरामीशियम स्पंज हो गया। हाइड्रा, हाइड्रा हाइड्रा का उस हाइड्रा तथा, हाइड्रा तथा मछलियों का उत्सर्जित पदार्थ, मछलियों का उत्सर्जित पदार्थ, मछलियों का उत्सर्जी पदार्थ, उत्सर्जी पदार्थ, ठीक है, मछलियों का क्या उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया है। क्या होता है, अमोनिया होता है, अमोनिया। क्या होता है भाई, अमोनिया होता है। ठीक है, नोट में क्या लिखे हैं, अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया, और मछलियां हुई। इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है, अमोनिया होता है। ठीक है, अतः ये जीव अमोनोटेलिक कहलाते हैं, अमोनोटेलिक कहलाते हैं, टेलिक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, अमोनिक, अमोनोटेलिक कहलाते हैं। वहीं इसमें लिखिएगा, वहीं, हाँ नोट में ही लिखना है, वहीं सीपी घोघा, सीपी, सीपी सुतुही, सीपी, सीपी घोघा, घोघा, सीपी घोघा का उत्सर्जी पदार्थ अमीनो अम्ल होता है, अमीनो अम्ल होता है। ठीक है, क्या होता है, अमीनो अम्ल होता है, अम्ल होता है। ठीक है, सीपी घोघा का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है भाई, अमीनो अम्ल होता है। देखिए, स्तनधारियों का, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। स्तनधारियों का, स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ
हाँ, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? पदार्थ यूरिया होता है, यूरिया। हाँ, उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया। अगला पॉइंटर, पक्षियों का, पक्षियों एवं सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ, पक्षियों एवं सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ, सरीसृप, पक्षियों तथा सरीसृपों का, सरीसृप, सरीसृप नहीं लिख पाएंगे, पक्षियों तथा सरीसृपों का उत्सर्जी पदार्थ यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? यूरिक अम्ल, यूरिक अम्ल। ठीक है, चलिए हो गया, समझ लीजिए। अमीबा हो गया, पैरामीशियम हो गया, स्पंज हो गया, हाइड्रा हो गया और मछलियां, इनका उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? अमोनिया हो। ठीक है, मतलब जब ये हाँ उत्सर्जन करेंगे तो किस रूप में करते हैं? अमोनिया करेंगे। सीपी की बात करें या फिर घोघा की बात करें तो इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है वो क्या होता है? अमीनो अम्ल होता है। हो गया। जो पक्षी होती हैं और सरीसृप, सरीसृप का मतलब रेंगने वाले, पक्षी मतलब उड़ने वाले, जो पक्षी होती हैं और जो सरीसृप होते हैं इनका जो उत्सर्जी पदार्थ होता है क्या होता है? यूरिया होता है। स्तनधारियों का उत्सर्जी पदार्थ क्या होता है? यूरिया होता है। इनका यूरिक अम्ल होता है और इनका क्या होता है? यूरिया होता है। यही तो था। ठीक है, ये बताइएगा, आपसे पूछा जाएगा कि टाइगर का उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में होगा? टाइगर का उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में होगा? अमोनिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, यूरिया के रूप में या फिर अमीनो अम्ल के रूप में? बताइए। यूरिया के रूप में। क्यों? क्योंकि वो क्या है? ठीक है। कौवे का उत्सर्जी पदार्थ किस रूप में होगा? कौवे का यूरिक अम्ल। ठीक है, तो इसको क्या करिएगा, अब जो है उसी के आगे टेलिक लगा लीजिएगा। जैसे यूरिक अम्ल है तो यूरिक टेलिक, ठीक है, अमोनिया है तो अमोनियोटेलिक, यूरिया है तो यूरियोटेलिक। ठीक है, तो उन जीवों को क्या बोला जाएगा? यूरियोटेलिक। जैसे मानव क्या है? यूरियोटेलिक है। मानव क्या है? यूरियोटेलिक है। बाघ क्या है? यूरियोटेलिक है। ठीक है, मतलब जो यूरिया को क्या करेंगे? उस सजीव पदार्थ के रूप में छोड़ेंगे। ठीक है, ये चैप्टर क्या होता है? खत्म होता है।